In the previous lecture, we discussed the conservation theorem for linear momentums of a particle and conservation theorem of angular momentum for a single particle. Now we discuss energy conservation theorem for a single particle. The statement of energy conservation theorem for a single particle is: if the force acting on a particle are conservative, then the total energy of the particle is conserved. Now to prove this conservation theorem, here T represent kinetic energy and V represent the potential energy of the system. Consider 2 points 1 and 2. A particle moving from point 1 to 2 from any path as shown in figure. Here we write definitions of work done. Mathematically, work done can be written as dW is equal to F dot ds. Here F is applied force and ds represent displacement covered by a particle. Integrating these equations so that we obtain work is equal to integral of F into ds. According to given conditions, we have 2.1 to 2, so here we put conditions. As from Newton's second law, F is equal to ma. Due to applied force, the particle move, and that force is F. As we know that V is equal to ds over dt. Putting value of accelerations, and here we cross multiply velocity. Putting value of f and ds in equations 1, at dt are cancelled out, applying integral and applying conditions. We obtain equations 2. Equations 2, work is equal to 1 over mv2 square minus 1 over 2 mv1 square. As here T represent kinetic energy, the formula of kinetic energy is 1 over 2 mv square, and 1 over 2 mv1 square represent T1 and 1 over 2 mv2 square represent T2. Putting value of T1 and T2 in equations 2, by putting value of T2 and T1 in equations 2, we obtain equation number 3. अगर इन्हीं दो पॉइंट में हम कोई और पाथ लेते हैं कि पहले हमने ये कहा था कि पार्टिकल जो है 1 से 2 तक मूव किया है, अब यही पार्टिकल 2 से 1 तक आता है, तो ये हमारे पास क्लोज पाथ बनता है. इस क्लोज पाथ में हम यहाँ पर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल एफ डॉट डी या लूप इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. अगरचे ये कंडीशंस हो कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शंस एग्जिस्ट करे इस सिस्टम में, तो ये वाला सिस्टम जो होगा ये कंजर्वेटिव नहीं होगा. अगर कोई भी फ्रिक्शंस एग्जिस्ट नहीं करती तो ये सिस्टम जो होगा कंजर्वेटिव होगा. कंजर्वेटिव किस वजह से नहीं होगा कि अगर कोई भी फ्रिक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो एफ डॉट डी एस जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ड्यू टू फ्रिक्शंस होगा, और इस केस में इंटीग्रल जो होगा ये वैनिश हो जाएगा. अब यहाँ पर यूज़ करते हैं थ्योरम को, F इज इक्वल टू माइनस डेल वी ऑफ आर. यहाँ पर ये थ्योरम यूज़ किया है जो कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस ऑफ पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगरचे वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, अगर ये ऐसा है कि वर्क जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ के ऊपर ये
इंडिपेंडेंट है तो वर्क जो होगा टोटली वर्क डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट 1 और 2 या 2 और 1 के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जो हमने थ्योरम यूज़ किया है, ये थ्योरम जो यूज़ किया था, इस थ्योरम को यूज़ करके हम पार्शियल की फॉर्म में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल 1 to 2 f डॉट डी एस ये वर्क के इक्वल है, तो इसकी जगह यहाँ पर वर्क पुट कर लिया और इस साइड पर इंटीग्रल अप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा इक्वेशंस 4 और दूसरी साइड इक्वेशन जो 3 आ रही थी, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लिया। जब कंपेयर कर लिया तो यहाँ से हमने ये देखा कि T1 प्लस V1, T1 रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी और V1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। इसी तरीके से T2 ये भी काइनेटिक एनर्जी और V2, अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया है, तो जनरल फॉर्म में T प्लस V जो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो होगी ये कांस्टेंट होगी। अब हमारे पास कंजर्वेशन थ्योरम ये था एनर्जी का, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल T प्लस V इज कंजर्व। कौन सी फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव थी? ये केस हमने लिया था कि पार्टिकल अगर 1 से 2 तक जा रहा है और 2 से दोबारा 1 तक आ रहा है, तो इस केस में जो एनर्जी होगी ये कंजर्वेटिव होगी, T प्लस V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो होगी ये कंजर्वेटिव है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, तो इसमें भी वही 3 थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम्स ऑफ अ पार्टिकल, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ अ पार्टिकल और उसके बाद एनर्जी के लिए। सबसे पहले कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये होगी, इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंसिडर करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट है, हर पॉइंट का कुछ मैस है। यहाँ पर किसी पॉइंट को mi और किसी पॉइंट को mj से रिप्रेजेंट किया है। ये अगर देखा जाए 1 2 3 अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ पॉइंट हैं। कुछ पॉइंट को mi और कुछ को mj से रिप्रेजेंट किया है। वो वाले पॉइंट जो कि mi हैं उनका पोजीशन वेक्टर ri है और वो पॉइंट जो कि mj हैं उसका पोजीशन वेक्टर rj है। कोई भी बॉडी जो होती है उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ पॉइंट हैं तो इन नंबर ऑफ पॉइंट का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास इक्वल होता है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, तो इसी F इज इक्वल टू ma को हम न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म ऑफ मोमेंटम में लिखेंगे तो ये हमारे पास आता है F इज इक्वल टू dp/dt या F इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम मैथमेटिकली F इज इक्वल टू p डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, तो फोर्स भी हमारे पास Fi होगी जो I वेरीज कर रहा है। I इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, तो इसी इक्वेशंस को Fi इज इक्वल टू p डॉट i इस फॉर्म में लिख लिया है। अब यही जो सिस्टम आ रहा है तो इस नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं तो इसके ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगी और दूसरी फोर्स जो होगी इंटरनल फोर्स होगी। एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स जो कि हम अप्लाइड करेंगे वो एक्सटर्नल होगी। इंटरनल फोर्स वो फोर्स जब पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर अप्लाइड करता है। अगर एक पार्टिकल दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है या एक पार्टिकल दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल उसी पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, एक्शंस और रिएक्शंस आपस में इक्वल होंगे। इंटरनल फोर्स जो होगी ये 0 होगी। तो इसी इक्वेशंस को यहाँ पर हम देखते हैं
इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको इसी तरीके से रहने दें और राइट साइड जो आ रही है तो राइट साइड हम जो मोमेंटम्स आ रहा है पी आई तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डॉट को इसी तरीके से रहने दिया तो मोमेंटम की वैल्यू हमने पुट कर ली पी आई इज़ इक्वल टू एम आई वी आई और डॉट को यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब वी आई की फॉर्म में था हमने आर आई तो वेलोसिटी ये हमारे पास वी आई डॉट एक्सेलरेशन बनता है तो ये डी स्क्वायर ओवर डी टी के इक्वल है। अब अभी डिस्कस किया था कि पार्टिकल जो हैं जैसे एफ आई जे आई हमारे पास आया है तो पार्टिकल आई वाले जे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और जे वाले आई के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड इसमें थर्ड लॉ में F12 इज इक्वल टू माइनस F21 तो इस तरीके से ये फोर्स भी आपस में ज़ीरो हो रही है। जब ये फोर्स ज़ीरो हो रही है तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशंस 1 में तो समेशंस ऑफ जे एफ जे आई इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशंस 1 में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बाई डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर की वैल्यू पुट कर ली समीशंस एम आई इसको समीशंस एम आई का मतलब कि टोटल एम आई जितने भी पार्टिकल हैं उसके मास को हमने एम से रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पर एम की वैल्यू पुट करके इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो यही वैल्यू जो आई है समीशंस एम आई आर आई इसको हम पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। जब इक्वेशंस 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशंस 3 हमें मिली। इक्वेशंस 3 में डबल डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहा है तो इस डबल डेरिवेटिव को डी और डी टी की फॉर्म में लिख लिया और उसी के साथ यहाँ पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लिख लिया। अब जो कंडीशंस हमारे पास थ्योरम की थी तो इफ़ एफ एक्सटर्नल इज़ ज़ीरो कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो ज़ीरो हो तो इसी कंडीशंस को यहाँ पर पुट करेंगे तो फोर्स वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई किया, इंटीग्रल अप्लाई करने की वजह से डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ज़ीरो का इंटीग्रल जो होगा कांस्टेंट होगा तो एम डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। डी आर ओवर डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वी यहाँ पर वेलोसिटी के लिए है, पोटेंशियल के लिए नहीं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड टोटल वेलोसिटी इज टोटल मोमेंटम्स तो सो दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम्स कंजर्व होगा। लास्ट वन है इजी है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम्स फॉर सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। इसकी स्टेटमेंट ये है इफ टार्क इज ज़ीरो देन टोटल एंगुलर मोमेंटम्स इज कांस्टेंट। यहाँ पर वही जो प्रीवियस हमने डायग्राम यूज़ की थी तो उसी जो यहाँ पर ये वाली डायग्राम यूज़ की थी नंबर ऑफ पार्टिकल लिए हुए थे। अब यहाँ पर जो अभी डायग्राम यूज़ की है तो इसमें पार्टिकल को नहीं रिप्रेजेंट किया, जस्ट इसमें आर आई आर जे को रिप्रेजेंट किया है और आर आई जे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सिचुएशंस है कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन में रोटेट कर रहा है, चाहे एक्स वाई प्लेन है, वाई जी प्लेन है या जी एक्स प्लेन है, 2 डायमेंशंस में ये रोटेट कर रहा है, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम्स एग्जिस्ट करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम्स का फार्मूला ये होता है मोमेंट आर और साथ लीनियर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए साथ एल आई, इसी तरीके से आर आई नंबर ऑफ पोजीशंस वेक्टर, पी आई नंबर ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम्स। अब जो टार्क होगा क्योंकि पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर टार्क एक्ट करेंगे, पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर टार्क एक्ट करेगा। तो टोटल टार्क को यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट कर लिया है तो ये वाला जो टार्क एक्ट करेगा ये एक्सटर्नल टार्क होगा। एन एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशंस आर आई क्रॉस एफ आई। न्यूटन सेकंड लॉ को लिख लिया इन टर्म ऑफ मोमेंटम्स एफ आई इज इक्वल टू पी आई डॉट फॉर
n नंबर ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ से पी आई डॉट, जो डॉट आ रहा था तो डॉट की जगह डी और डी टी लिख लिया। अब यहाँ पर आर आई क्रॉस पी आई जो कि एंगुलर मोमेंटम्स के इक्वल है। कंडीशन हमारे पास ये थी कि टोटल टार्क अगर ज़ीरो हो तो इसका मतलब कि n ज़ीरो होगा, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे कि n ज़ीरो हो। जब n ज़ीरो होगा तो फिर इंटीग्रल लेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये कंजर्व रह जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट ये ही थी कि इफ़ टोटल टार्क इज़ ज़ीरो सो दैट L इज़ कांस्टेंट।